मुगल साम्राज्य के बाद हम आपको भारत पर सबसे पहले विदेशी आक्रमण उसके बारे में बताएंगे कि भारत में सबसे पहले कौन सा विदेशी आक्रमण हुआ है। भारत में विदेशी आक्रमण में आप सबसे पहले यूनानी आक्रमण को ही सुनते होंगे, लेकिन इससे पहले भारत पर जो आक्रमण हुआ वो ईरानी आक्रमण था। इस आक्रमण को ईरानी आक्रमण या पारसी आक्रमण या हखामनी आक्रमण कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले पारसी आक्रमण के बारे में अध्ययन करेंगे कि पारसी आक्रमण जो है ये भारत पर होने वाला सबसे पहला आक्रमण था। यूनानी आक्रमण या सिकंदर का जो आक्रमण हुआ है वो इसके बाद हुआ है। मगध साम्राज्य का अधिकार क्षेत्र जो था वो भारत के काफी विस्तृत भूभाग पर था, लेकिन जो पश्चिमोत्तर भाग था, जिसे कि अगर हम आपको पश्चिमोत्तर भाग अगर बताएं तो जो भारत का मैप है उसका जो ये भाग है ये पश्चिमोत्तर भाग था। तो पश्चिमोत्तर भाग पर भारत के उसका मगध साम्राज्य का विस्तार नहीं हो पाया था। और जिस समय भारत का जो मध्य क्षेत्र था, अंदरूनी क्षेत्र था, वो मगध के विस्तारवादी नीति का शिकार हो रहा था। अर्थात मगध राज्य वहां पर अपना प्रसार फैला रहा था, अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। उस समय ये पश्चिमोत्तर जो भाग था ये अछूता था। यहाँ पर उस समय छोटे छोटे राज्य थे और यहाँ का जो व्यवस्था थी वो अराजकता वाला था। मतलब यहाँ पर कोई ऐसा वो नहीं था कि जिस पर किसी राज्य या का नियंत्रण होता। काफी छोटे छोटे राज्य थे। ये क्षेत्र काफी हिस्सों में बटा था। इसमें अगर हम देखें तो उस समय गांधार राज्य था, मद्र राज्य था और कंबोज राज्य था। तो जो ये सब छोटे छोटे राज्य थे इस क्षेत्र में, ये बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं थे और आपस में ही ये संघर्ष करते रहते थे। इसलिए इस क्षेत्र पर किसी एक विशेष एक छत्र शासन का ऐसा अधिकार नहीं था जो इन राज्यों को संगठित कर पाता। ये संपूर्ण प्रदेश उस समय विभाजित था जब मगध साम्राज्य भारत में अपने विस्तार को फैला रहा था। ये लगभग आप ये समझिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास का वो है। तब ये क्षेत्र जो है भारत में होने के बाद भी लगभग अछूता टाइप का क्षेत्र था। अर्थात यहाँ पर हमारी केंद्रीय व्यवस्था या मगध साम्राज्य की व्यवस्था नहीं पहुंच पाई थी। लेकिन जो ये क्षेत्र है लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के आसपास से मेल खाता हुआ क्षेत्र है, इसलिए ये काफी विकसित क्षेत्र था और समृद्धशाली क्षेत्र था। ऐसी स्थिति में इस क्षेत्र के जो आक्रांता थे उनका इस क्षेत्र पर आना स्वाभाविक था। अर्थात पश्चिमोत्तर के क्षेत्र पर वो आकर्षित होने लगे। इसलिए ये क्षेत्र सबसे पहले 2 विदेशी आक्रमण का शिकार होता है। और पहला जो आक्रमण होता है वो पारसी का आक्रमण कहते हैं या पर्सिया आक्रमण कहते हैं, ईरानी आक्रमण कहते हैं या इसे अखामनी या हखामनी आक्रमण कहते हैं। हखामनी आक्रमण ये कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि उस समय ईरान पर हखामनी शासकों का शासन था, इसलिए इस आक्रमण को, पारसी आक्रमण को हखामनी आक्रमण भी कहा जाता है। तो आज हम हखामनी आक्रमण का इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व हमने आपको बताया कि जिस समय भारत के 16 महाजनपदों में मगध साम्राज्य अपने विस्तार को फैला रहा था, उसी समय मध्य एशिया के क्षेत्र में एक कुरुस नामक महत्वाकांक्षी शासक हुआ। कुरुस, ये मध्य क्षेत्र एशिया का जो क्षेत्र है वो लगभग ईरान का क्षेत्र है। ईरान में कुरुस नामक एक महत्वाकांक्षी शासक हुआ जिसे कि बोलते हैं साइरस। इतिहास में कुरुस को साइरस भी बोला जाता है।
ये उस अपने समय का बड़ा शक्तिशाली शासक था और ये अखामनी वंश का था। इसीलिए इस वंश को या अखामनी वंश के आक्रमण को या इसके राजा के आक्रमण को पारसिक आक्रमण के अलावा अखामनी आक्रमण भी कहा गया है। कहीं कहीं किताबों में ये हा का उच्चारण होता है, अर्थात अखामनी भी कहा जाता है। पश्चिम एशिया का जो ये राजा था बड़ा शक्तिशाली था और इसकी जो राज्य की पूर्वी सीमा थी, अर्थात ये सीमा थी, ये भारत से टच करती थी, भारत की तरफ मिलती थी। तो और पश्चिमोत्तर क्षेत्र के तरफ उसने जब देखा कि राज्य छोटे छोटे हैं और काफी डेवलप क्षेत्र हैं, अर्थात वहां विकास हो चुका है और भारत का जो केंद्रीय तंत्र है वहां पर अपने साम्राज्य को नहीं फैला पाया है, तो वो एक उसको उपयुक्त अवसर प्रदान कर रहे थे। साइरस जो है ये निश्चित है कि उसने उस समय अपने काल में भारत के कुछ क्षेत्रों को जीता था। हालांकि उसका इतिहास में कोई ठोस प्रमाण नहीं है, ठोस प्रमाण का अभाव है, लेकिन इस विषय में अगर हम कुछ साक्ष्य देखते हैं तो जो यूनानी और रोमन के कुछ क्लासिकल लेखक हैं उनके विवरणों से हमको ये पता चलता है कि उस समय भारत पर अखामनी राज्य का या अखामनी शासन का भारत के कुछ क्षेत्रों पर प्रभाव था। जो ये क्लासिक लेखक हैं ईरानी और रोमन, ये जो हैं जेनोफेन है, स्ट्रेबो हैं, एरियन हैं और ट्रेसियस हैं, इनकी पुस्तकों के अध्ययन से पता चलता है कि भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर कुछ समय के लिए अखामनी शासक साइरस का प्रभाव था। भारत में ईरान से आने के उस समय केवल दो मार्ग थे। पहला जो मार्ग था वो जिद्रोसिया क्षेत्र से होता हुआ उसके विशाल रेगिस्तान के क्षेत्र से होता हुआ भारत आता था, जिसको कि आप ये मान लें कि वो राजस्थान का क्षेत्र था। तो ये पहला जो था वो रेगिस्तानी क्षेत्र था जो कि जिद्रोसिया से आता था और विशाल रेगिस्तान को पार करके भारत पहुंचता था। लेकिन जो दूसरा क्षेत्र था वो बैक्ट्रिक सुगडियाना नामक एक स्थान है और उससे काबुल घाटी होते हुए सिंध नदी की घाटी तक पहुंचता था। सिकंदर का जो जल सेना अध्यक्ष नियाक्स था उसके इन अभिलेखों से ज्ञात होता है, उसके विवरणों से ज्ञात होता है, जो उसके संबंध में कुछ एरियन और स्ट्रेबो नामक लेखकों ने लिखा है उससे ज्ञात होता है कि साइरस ने जो सबसे पहला आक्रमण किया वो जिद्रोसिया के क्षेत्र से भारत पर किया। जिद्रोसिया का मतलब हमने आपको बताया कि रेगिस्तान के क्षेत्र से भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया। तो साइरस का जो सबसे पहला आक्रमण हुआ वो जिद्रोसिया के क्षेत्र से हुआ, रेगिस्तान के क्षेत्र से हुआ। लेकिन यहाँ पर उसे भयंकर विनाश का सामना करना पड़ा, चूंकि रेगिस्तान का क्षेत्र था और वहां के माहौल से वो परिचित नहीं था। तो जब वो रेगिस्तान के क्षेत्र से भारत पर आक्रमण किया तो रास्ते में रेगिस्तानी माहौल में उसकी पूरी सेना का लगभग विनाश हो जाता है और अंत में वो अपने सभी सैनिकों को खो देता है। केवल 7 सैनिक सहित वो बचता है और वो बच करके भाग जाता है। तो ये भारत पर सबसे पहला कुरुस का या साइरस का आक्रमण था। इसके बाद कुरुस ने सिंध क्षेत्र पर आक्रमण किया, वहां पर भी वो बहुत बुरी तरीके से पराजित हुआ। लेकिन दूसरी बार जब उसने आक्रमण किया तो काबुल घाटी के क्षेत्र से जो सिंध नदी के तट पर आता था वहां से उसने आक्रमण किया और कपीसा नगरी पर उसने सबसे पहले आक्रमण किया। कपीसा नगरी पर कुरुस का जो आक्रमण हुआ वो सबसे पहले हुआ कपीसा नगरी पर। कपीसा जो नगरी है ये आप अगर इतिहास में देखें तो बहुत ही पुरानी नगरी है, इसके बारे में कुछ विशेष जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन जो ऐतिहासिक पुस्तकों में इसका नाम मिलता है वो हिंद कुश पर्वत के काबुल नदी घाटी और अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है उसे कपीसा नगरी कहते थे, जो कि आज की अफगानिस्तान और काबुल नदी का क्षेत्र है वो कपीसा नगरी कहलाती है। ये अफगानिस्तान का एक घोरबंद नामक स्थान है और पंजाबिस जो क्षेत्र है उसके बीच के संगम का क्षेत्र है। तो सबसे पहले साइरस ने इसी कपीसा नगरी को ध्वस्त किया था। यहाँ पर उसने अशको और पश्तो भाषा बोलने वाले पठानों को जीता था। कुरुस ने इस लड़ाई में अपने तरफ लड़ने के लिए शूद्रक को बुलाया था। शूद्रक एक जाति होती थी। शूद्रक चूंकि उसके प्रभाव में थे
शूद्रक को क्षुद्रक भी कहा गया है। तो इसने इस लड़ाई में शूद्रकों का सहयोग लिया था। शूद्रकों को क्षुद्रक भी कहा जाता है। ये साइरस की तरफ से भारत में लड़े थे और भारत में ये साइरस की तरफ से किराए पर लड़े थे, अर्थात लड़ने का इन्होंने किराया लिया था, ये भाड़े पर लड़े थे। तो पारसियों की तरफ से जो शूद्रकों ने लड़ाई किया था वो भाड़े पर किया था। ये एक ऐसी जाति थी जो कि भाड़े पर या किराए पर लड़ाई लड़ती थी। इतिहास में बहुत कम आपको ऐसे साक्ष्य या ऐसे विवरण मिलेंगे जहां पर कोई सेना किराए पर लड़ती रही हो। तो उस समय पारसी आक्रमण के जो कपीसा नगरी पर जो आक्रमण हुआ उसमें शूद्रक या क्षुद्रक वर्ग ने साइरस का साथ दिया और साइरस ने उनको अपनी तरफ से किराए पर लड़ने के लिए बुलाया था। मेगास्थनीज का जो विवरण है वो बताता है कि काबुल नदी घाटी से हिरक्लीज, डायनोसियस आदि को छोड़ करके किसी विदेशी शक्ति ने भारत को नहीं जीता था और न ही उन्होंने अपने युद्ध में भारत को फंसाया था। लेकिन पारसिक ने क्षुद्रक या शूद्रक या हिंद्रक जाति को भाड़े पर लड़ने के लिए बुलाया और उसमें कपीसा नगरी को उन्होंने नष्ट कर दिया। इसलिए अगर ये कहा जाए कि पारसियों ने भारत पर स्वयं आक्रमण नहीं किया था तो ये सही प्रतीत होता है। कुछ लेखकों का जो कहना है कि भारत पर पारसिक प्रभाव था, तो शूद्रक मतलब साइरस ने व्यक्तिगत आक्रमण न करके भाड़े के सैनिकों से इस क्षेत्र पर आक्रमण करा करके उसे अपने अधिकार में ले लिया था। इसलिए ये निष्कर्ष पूरी तरह से नहीं सही माना जा सकता है कि केवल शूद्रक वर्गों ने लड़ाई लड़ी या पारसी ने लड़ी, पारसी के द्वारा लड़ाई लड़ी गई और शूद्रक के द्वारा लड़ाई गई। इसलिए साइरस के प्रभाव को हम बहुत ज्यादा नहीं मानते हैं। हालांकि एक और धारणा आती है कि जो यूनानी लेखक थे जो कि हखामनी शासक के विरोधी थे, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने साइरस की सफलताओं को जो है उपेक्षित करने का प्रयास किया हो। साइरस को चूंकि वो उनके विरोधी राजा थे, इसलिए हो सकता है कि साइरस की सफलता को उन्होंने महत्वहीन दिखाने की कोशिश किया हो और जानबूझ करके उपेक्षित किया हो। एक दूसरी विचारधारा ये है कि यूनानी लेखक सिंध को भारत की पश्चिमी सीमा मानते थे, अर्थात वो जो सिंध नदी घाटी है उसको भारत की पश्चिमी सीमा मानते थे। तो हो सकता है कि साइरस ने सिंध के पश्चिमी भारतीय सीमाओं पर विजय प्राप्त की हो। तो ये जो है साइरस के बारे में एक धारणा है। साइरस का भारत पर आक्रमण का कोई स्पष्ट प्रभाव या स्पष्ट प्रमाण नहीं दिखाई पड़ता है। एक उसके जो कुछ अभिलेख पाए गए हैं जो रोमन क्लासिक लेखकों के, उससे यह लगता है कि साइरस का भारत के कुछ आंशिक क्षेत्रों पर प्रभाव था। रोमन लेखकों के अनुसार साइरस ने कपीसा नगरी को ध्वस्त किया है, उसका उन्होंने साक्ष्य दिया है, लेकिन ये उन्होंने बताया है कि इस नगरी को उन्होंने क्षुद्रकों के द्वारा नष्ट कराया था। लेकिन चाहे जो रहा हो, उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि साइरस ने काबुल घाटी में विशेष रूप से गांधार के क्षेत्र को भारत से जीता था। भारत की जनजातियों से उसने गांधार को जीत रखा था। जो साइरस का शासन था वो 558 ईसा पूर्व के आसपास का था। साइरस का जो शासन था वो 558 ईसा पूर्व के आसपास का था और इसने 529 ईसा पूर्व तक शासन किया था। इस प्रकार साइरस का लगभग 29 वर्ष का शासन था जिसमें उसने कपीसा नगरी को नष्ट किया था। साइरस की जो मृत्यु हुई थी वो कैस्पियन सागर क्षेत्र में एक डरबाइक नामक जनजाति से लड़ते हुए हुई थी। डरबाइक से जब वो कैस्पियन सागर क्षेत्र में एक युद्ध लड़ रहा था तो वहीं उसी युद्ध में साइरस या कुरुस मारा गया था। इसकी मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र कम्बुजिए या कैम्बिसीज भी उसे इतिहास में बोला गया है, वो इसका उत्तराधिकारी बनता है, जो अपने पूरे जीवन काल में
अपने ही क्षेत्र में गृह युद्ध में उलझा रहा, अर्थात साइरस के क्षेत्र में उसने अपना कोई व्यापक विस्तार नहीं किया और भारत की जो पारसी का जो भारत के क्षेत्र पर कब्जा था वो यथावत बरकरार रहा। लेकिन साइरस के बाद उसका जो पौत्र था दारा प्रथम, वो जब पारसी या हखामनी का राजा बनता है तो दारा प्रथम के द्वारा भारत के कुछ क्षेत्रों को जीतने का प्रमाण प्राप्त होता है। इसका जो शासन था वो 522 ईसा पूर्व के आसपास का था और इसने 486 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया था। इस प्रकार से लगभग 36 वर्ष तक दारा प्रथम का अखामनी शासक पर राज रहता है। दारा के शासनकाल के 3 अभिलेख मिले हैं। पहला अभिलेख है बेहिस्तून। तो दारा के जो अभिलेख मिले हैं वो है पहला बेहुस्तीन, फिर पर्सिपोलिस, और तीसरा है नक्शे रुस्तम। ये दारा के जो है 3 अभिलेख मिले हैं, नक्शे रुस्तम। इन अभिलेखों से भारत और पारसी संबंधों के बारे में एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है। बेहुस्तीन जो अभिलेख है ये एक अत्यंत प्राचीन लिपि में लिखा हुआ है। इसके अक्षर को अगर देखा जाता है तो लगता है जैसे उसमें कील टाइप के खुदाई करके वो अक्षर बनाए गए हों, इसलिए इस लिपि को कीलाक्षर लिपि भी कहते हैं। बेहुस्तीन जो अभिलेख पाए गए हैं इसमें लिखे हुए लिपि को कीलाक्षर लिपि भी कहा जाता है। चाहे ये कीले से ठोक करके बनाए जाते रहे हों या कीले से इसकी खुदाई करके बनाया गया हो पत्थर पर, तो इसे कीलाक्षर लिपि भी कहते हैं। पीली मिट्टी के ईंटों पर ये पट्टियों को बनाया गया है और उसको छेनी या कठोर कलम से टंकित किया गया है, इसलिए इन अक्षरों की जो आकृति है वो कील जैसी दिखाई पड़ती है कि लगता है कि इसको कीलित किया गया है या कील से इसे ठोक ठोक करके लिखा गया है, इसीलिए इसे कीलाक्षर लिपि कहा गया है। इस प्रकार के अक्षरों और उनसे बनी लिपि का जो प्रयोग है सबसे पहले गैर सामी सुमेरियन लोगों ने किया था। गैर सामी सुमेरियन लोगों द्वारा सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। इस प्रकार का जो ये अभिलेख मिला है ये लगभग 520 ईसा पूर्व से 518 ईसा पूर्व के आसपास का मिला है, जिसमें कि दारा के राज्य में 23 प्रांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें 2 नाम मिलते हैं, 23 प्रांत इसमें दिखाए गए हैं। इसमें 2 नाम मिलते हैं, सतग और गदर। जो सतग और गदर इस बेहुस्तीन उसमें मिलते हैं, ये 2 नाम उसमें दिखाए गए हैं कि ये 2 प्रांतों के नाम थे, लेकिन इसमें भारत का नाम नहीं दिखाई पड़ता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो सतग और गदर थे उस समय दारा के साम्राज्य के क्षेत्र थे, और ये जो शतग और गदर है ये लगभग सिंधु घाटी के आसपास का क्षेत्र माना गया है। शतग का जो अर्थ माना गया है वो सिंधु घाटी माना गया है, जो आज के पंजाब के आसपास का क्षेत्र है। इसका यह आशय निकाला गया है कि शतग माने 7 नदियों की भूमि है, और जो गदर है 7 नदियों की भूमि का मतलब शब्द सिंधु प्रदेश अर्थात सिंधु प्रदेश, और जो गदर है उसका मतलब माना गया है
कि गांधार का जो क्षेत्र है उसको उसने अपने को में गदर नाम दिया है। प्राचीन भारतीय साहित्य से भी ये ज्ञात होता है कि निचली काबुल घाटी के पास जो क्षेत्र था उसको गदर और शतक नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से जो दारा का क्षेत्र था वो हिंद के क्षेत्र के आसपास तक फैला हुआ था। तो ये दो नाम ऐसे मिलते हैं जो कि सिंध सभ्यता और या सिंध घाटी के क्षेत्र को और गांधार के क्षेत्र को दिखाते हैं। उसी में जो तीसरा एक प्रांत और है उसे हिंद कहा गया है। हिंद का मतलब ये माना गया है कि ये सिंध को सीधे सीधे बोला गया है, अर्थात जो प्राचीन काल से आज तक की जो निचली सिंध घाटी का क्षेत्र है वो हिंद बोला जाता था। तो इस प्रकार से माना जाता है कि पारसी के शासन के 20 प्रांतों के अलावा जो 23 प्रांत में जो 3 ये प्रांत थे शतक, गदर और हिंद वो भारत के थे और पारसिक लोगों ने या दारा ने 518 ईसा पूर्व के आसपास इस क्षेत्र को जीत लिया था और अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस प्रकार से शतक और गदर जो है उसके साम्राज्य के महत्वपूर्ण अंग थे। यूनानी लेखक हेरोडोटस भी बताता है कि दारा के पास पहले 20 प्रांत थे लेकिन बाद में उसके 23 प्रांत हो गए थे और ये 23 प्रांत यही थे। जो ये 3 प्रांत थे यहाँ से जो है दारा को काफी राजस्व की प्राप्ति होती थी। यहाँ से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण के बराबर कर मिलता था। 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण, इसके बराबर वो प्रतिवर्ष यहाँ से कर को प्राप्त पाता था। 360 टैलेंट स्वर्ण चूर्ण को अगर हम ये एक ऐसा मानक है जो हम नहीं समझ सकते हैं कि इसे इसकी नाप क्या रही होगी, लेकिन ये माना गया है कि 1 टैलेंट चूर्ण का मतलब हुआ 25 किलो सोना। 1 टैलेंट चूर्ण जो है इसका मतलब है 25 केजी सोना। तो इसका आप देखिए कि उसे 360 टैलेंट चूर्ण का कर मिलता था। तो 360 को अगर हम 25 से गुणा कर दें तो आप ये समझिए कि लगभग 9000 किलो सोना उसको मिलता था, अर्थात 90 कुंटल सोना की उसके राजस्व की आय होती थी। अगर इस राशि को हम पाउंड में बदलते हैं तो लगभग ये 1 करोड़ पाउंड के आसपास ठहरता है। हेरोडोटस ने यह भी बताया था कि दारा ने 1517 ईसा पूर्व के आसपास अपने नौसेना अध्यक्ष स्काई लैक्स, इसका जो एक अध्यक्ष था नौसेना अध्यक्ष, उसको स्काई लैक्स बोला गया। स्काई लैक्स को इसने एक जहाजी बेड़े के साथ सिंध नदी के मार्ग से भेजा था कि ये पता लगाओ कि ये समुद्र में कहाँ गिरती है। इसका जब बेड़ा है जो चलता चलता जब पठान प्रदेश के कैस्पी तीरस नगर के पास पहुंचा जो गांधार में स्थित है, तो वो पूर्व की ओर नदी के बहाव को देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। हिंद महासागर तक वो इसी रास्ते से पहुंचता है और समुद्र के पश्चिम के ओर बढ़ते हुए 30 महीने की यात्रा के बाद वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है जहां पर उस समय का मिस्र का जो राजा था फोनोसियन, वो अपने एक अन्य प्रतिनिधि को लीबिया की यात्रा पर
भेज रहा था। तो इस यात्रा से पता चलता है कि दारा ने भारतीय मार्गों पर भी अपना अधिकार कर रखा था, अर्थात दारा का जो साम्राज्य था लगभग संपूर्ण सिंधु घाटी के साम्राज्य पर हो चुका था। संपूर्ण सिंधु घाटी का जो साम्राज्य था वो दारा के राज्य में शामिल था। पूर्व की ओर इसका विस्तार लगभग राजपूताना के रेगिस्तान तक फैला हुआ था। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि पंजाब का जो एक बड़ा हिस्सा था वो दारा के साम्राज्य में शामिल था। दारा ने इस विजय को करके लगभग सिंधु घाटी की एकता को अपने से जोड़ लिया था, अर्थात पारसी राज्य से जोड़ लिया था। और पारसी राज्य से सिंध के जुड़ने से भारत का संपर्क जो है वो पाश्चात्य देशों से भी हो गया था। इस प्रकार से दारा के इस आक्रमण से भारत और पाश्चात्य देशों का आपस में एक दूसरे से संपर्क हो गया था और भारत जो है पाश्चात्य देशों से जुड़ गया था। इसके बाद दारा के बाद जो अगला शासक पारसी का होता है वो है क्षमार्थ। इसको इतिहास में क्षमार्थ भी बोला गया है या इसे गैलेक्सी भी बोलते हैं। ये पारसी का अगला शासक था। ये दारा प्रथम का पुत्र था और उसकी मृत्यु के पश्चात वो पारसी साम्राज्य का शासक बना था। इसका जो शासन काल था वो 486 ईसा पूर्व के आसपास का था और इसने लगभग 465 ईसा पूर्व के आसपास तक शासन किया था। तो क्षमार्थ जो है या जो गैलेक्सी है वो दारा प्रथम का पुत्र था और वो शासक बनता है। लेकिन इसने अपने पिता के साम्राज्य में कोई व्यापक विस्तार नहीं किया था, लेकिन अपने पिता के साम्राज्य को इसने बराबर बरकरार रखा था। 331 ईसा पूर्व इस साम्राज्य के कई चरणों के शासन के बाद 331 ईसा पूर्व अर्थात अगर हम देखें तो लगभग 150-200 साल तक भारत के उस क्षेत्र पर पारसी लोगों का कब्जा रहा। लेकिन 331 ईसा पूर्व में दारा तृतीय और सिकंदर के बीच में एक युद्ध होता है। 331 ईसा पूर्व में सिकंदर जो कि एक यूनानी आक्रमणकारी था और दारा तृतीय मतलब हमने आपको दारा प्रथम बताया, इसके बाद दारा के कई संतानें और सब होते हुए ये दारा तृतीय के साथ में एक युद्ध होता है जिसे कि आरबेला का युद्ध कहते हैं। इन दोनों के बीच जो युद्ध होता है उसे आरबेला का युद्ध कहते हैं। आरबेला को गौगे मेला का भी युद्ध कहते हैं। तो 331 ईसा पूर्व के आसपास आरबेला का युद्ध होता है जो सिकंदर और पारसी राजा उस समय के दारा तृतीय के बीच में होता है। ये युद्ध लगभग दुहोक नामक एक स्थान के आसपास होता है। ये युद्ध सितंबर महीने में होता है जिसमें सिकंदर की सेना ईरानी सेना से काफी छोटी होती है, लेकिन अपने युद्ध कौशल के कारण सिकंदर जो है दारा से इस युद्ध को जीत जाता है। इस युद्ध में दारा तृतीय बुरी तरीके से परास्त होता है और भारत से पारसी शासन की समाप्ति हो जाती है। तो भारत से जो पारसी शासन की समाप्ति होती है वो आरबेला युद्ध के कारण होती है, अर्थात उसमें पारसी शासक के बुरी तरीके से परास्त होने के कारण वो यूनानी अधिपत्य में आ जाता है और भारत से पारसी या ईरानी शासन का या हखामनी शासन का अंत होता है। क्योंकि जो ये आरबेला का युद्ध है ये भारतीय इतिहास में सबसे
प्रसिद्ध युद्ध है। हालांकि उससे भारत बहुत प्रभावित नहीं होता है, लेकिन उस युद्ध की पराजय के बाद से भारत पारसियों से मुक्त हो जाता है। तो ये युद्ध लगभग सितंबर लास्ट 331 ईसा पूर्व के आसपास, या आप ये मान लें कि प्रारंभ के अक्टूबर में होता है। ये युद्ध इतिहास प्रसिद्ध युद्ध है और इसी युद्ध में पराजय के साथ ही ईरानी साम्राज्य का अंत होता है। इस युद्ध में जो है आरबेला से ये दजला नामक एक स्थान पर होता है, जहां पर दोनों सेनाएं, ईरानी और ग्रीक या यूनानी सेनाएं अंतिम निर्णय के लिए आमने सामने खड़ी होती हैं। गौगे मेला का जो ये युद्ध है वो संसार का निर्णायक युद्ध माना जाता है। मिस्र आदि को जब सिकंदर जीत जाता है, जब हम आपको सिकंदर का आगे अध्ययन कराएंगे तो आपको बताएंगे, लेकिन चूंकि आरबेला का युद्ध इसमें दिखाई पड़ रहा तो मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं कि मिस्र को जीतने के बाद सिकंदर गौगे मेला नामक एक स्थान पर पहुंचता है, जहां पर दारा की भी सेनाएं जो है अपना पड़ाव डाले रहती हैं। 3 मील की दूरी पर जब शाम के समय सिकंदर की सेना रुकी रहती है, तो जब शाम हो जाती है, हल्का सा अंधेरा छाने लगता है, तो सिकंदर के सहयोगी पारमोनिया उसको ये समझाता है कि रात में ईरानियों पर अगर आक्रमण कर दिया जाए तो हम ये युद्ध जीत सकते हैं। इसका कारण क्या है? सिकंदर की सेना पारसी सेना से काफी छोटी होती है, तो उसका जो ये सहयोगी पारमीनिया है या पारमीनियो बोलते हैं, वो सिकंदर को ये कहता है कि रात हो चुकी है और रात में हम ये युद्ध लड़ सकते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में अगर हम ये युद्ध लड़ेंगे तो हमारी सेना ईरान की विशाल सेना को देख करके हो सकता है सहम जाए या घबरा जाए, अर्थात हमें युद्ध हो सकता है कि हम हार जाएं। सिकंदर भी ये कहता है कि वो जीत चुराना नहीं चाहता है और लड़ करके ही युद्ध जीतना चाहता है, और सिकंदर रात में हमला नहीं करना चाहता है, क्योंकि उसके पास रात में लड़ने की कोई तकनीक नहीं होती है। लेकिन अपने सहयोगी के कहने से सिकंदर आसपास के कुछ ही घंटों में घुड़सवारों को दौड़ा करके अपनी सेना का व्यू बनाता है और दाहिने क्षेत्र की तरफ से घुड़सवारों के भी डिवीजन को तैयार करता है, अर्थात उन डिवीजन को भी वो जमा करता है। ये आरबेला का मैं आपको युद्ध बता रहा हूं। इस प्रकार से सिकंदर रात के समय में आक्रमण करता है। दारा की जो सेना होती है वो समतल छोड़ करके ऊंची नीची जमीन पर भाग जाती है, और वो जब ऊंची नीची जमीन पर भाग जाती है तो दारा के जो रथ हैं वो बेकार हो जाते हैं। उसके घुड़सवार सिकंदर की सेना से युद्ध करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार से ये हमला इतनी जोर से होता है कि दारा की एक विशाल सेना के पांव उखड़ जाते हैं और वो मैदान छोड़ करके भाग जाता है। इसी युद्ध में सिकंदर के ईरानी घुड़सवार अपने अन्य साथियों के साथ में इस युद्ध में भीषण नरसंहार मचाते हैं और सिकंदर की सेना से उनके बीच में, तो आरबेला के युद्ध से भारत जो है वो हखामनी या ईरानी शासन से मुक्त हो जाता है। लेकिन चूंकि भारत पर काफी समय तक भारत के कुछ क्षेत्र पर हखामनी शासन का कब्जा रहता है, तो इससे पारसी आक्रमण का जो भारत पर क्या प्रभाव पड़ता है, जब अगर 200 साल तक किसी देश के किसी भूभाग पर कब्जा रहता है तो उसका प्रभाव भी पड़ना स्वाभाविक है। तो पारसी आक्रमण का भारत पर प्रभाव क्या पड़ता है? भारत के क्षेत्र पर हमने बताया कि लगभग 150-200 साल तक पारसी आधिपत्य रहता है। इस कारण से भारत के पूरे क्षेत्र पर उसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है।
लेकिन एक आंशिक क्षेत्र पर उसका प्रभाव पड़ने के कारण भारत का पश्चिम एशिया के बीच में कुछ सांस्कृतिक आदान प्रदान होता है। जो सबसे पहला प्रभाव पड़ता है इस युद्ध का वो ये है कि भारत की कमजोरी निकल करके आती है, अर्थात पश्चिम क्षेत्र पर, पश्चिम उत्तर क्षेत्र पर भारत की कमजोरी निकल करके आती है। ये दिखाता है कि जो भारत का पश्चिम उत्तर का क्षेत्र है वो कमजोर है, अर्थात छोटे छोटे राज्य अगर न बने होते, किसी एक विशाल शासन का उस पर अधिकार होता तो बाहरी आक्रमण संभव नहीं था। इसलिए इस क्षेत्र पर कब्जा होने के कारण यहाँ पर कुछ लोग बाहर से आकर के बस जाते हैं। बसने के कारण वो उनके वैवाहिक संपर्कों में शामिल होते हैं, उनके रक्त समूह में शामिल हो जाते हैं। इसमें कुछ चूंकि भारत के निवासी होते हैं तो कुछ भारतीय होते हैं, और कुछ विदेशी आकर के बस जाते हैं तो कुछ विदेशी होते हैं। जब इनके दोनों के रक्त संपर्क आपस में हो जाते हैं तो कुछ लोग उसमें शुद्ध भारतीय बन जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनकी संतानें होती हैं जो विदेशियों से भी सहानुभूति रखती हैं। इस प्रकार से इस क्षेत्र में पारसी का आक्रमण का एक जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो ये होता है कि कुछ लोगों के विदेशियों के साथ भी सहानुभूति रखने लगते हैं। ईरानियों के माध्यम से यूनानी लोगों को भारत की संपदा के बारे में पता चलता है, अर्थात वो जान जाते हैं कि भारत के पास कितनी संपत्ति है। वो देखते हैं कि पारसी का आक्रमण इस पर 200 साल तक कब्जा कर रखा है, तो भारत की संपदाओं के बारे में भी जानते हैं, जिसको प्राप्त करने के लोभ से ही सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है। तो इसका जो सबसे बड़ा प्रभाव पड़ता है वो सिकंदर का आक्रमण पड़ता है, अर्थात सिकंदर इसी कारण इस देश क्षेत्र पर आक्रमण करना चाहता है क्योंकि उसको यहाँ की स्थितियों का पता चल जाता है कि ये कमजोर क्षेत्र है और यहाँ पर जो है अकूत संपत्ति है। तो सिकंदर के जो आक्रमण का कारण है वो भी इसी पारसी का आक्रमण का कारण होता है। व्यापार और वाणिज्य के क्षेत्र में अखामनी भी ने काफी महत्वपूर्ण अपना प्रभाव डाला है। जैसे कि भारत में पश्चिमी देशों के बीच में समुद्री मार्ग की खोज हो जाती है, भारतीय व्यापारी इसी क्षेत्र से पश्चिमी देश को जाते हैं और धन का एकत्रीकरण या धन का आदान प्रदान करते हैं। तो एक जो रास्ता खुलता है पश्चिमी देशों से, उस आक्रमण के कारण ये पश्चिमी देशों से एक रास्ता भी खुल जाता है। इसी प्रकार से पश्चिम उत्तर की सीमा पर कुछ ईरानी सिक्के मिलते हैं। ईरानी सिक्के मिलने से ये पता चलता है कि भारत का पश्चिम से व्यापार चलता रहता है, तो व्यापार पर भी प्रभाव पड़ता है, अर्थात भारत का जो व्यापार है वो पश्चिमी देशों से प्रारंभ हो जाता है। पारसिक आक्रमण के या पारसिक संपर्क के कारण भारत के पश्चिम उत्तर क्षेत्र में एक विशेष लिपि का भी जन्म होता है जिसे कि खरोष्टी लिपि बोलते हैं। ये केवल पश्चिम उत्तर के क्षेत्र में ये लिपि आती है, खरोष्टी लिपि। क्योंकि ये ईरानी लिपि होती है या पारसिक लिपि होती है, लेकिन जब उसका भारत पर कुछ क्षेत्र पर कब्जा होता है तो वहां पर खरोष्टी लिपि का भी एक जन्म होता है। ये लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये जो ईरान की एक है अरामेइक लिपि, उसी से उत्पन्न से माना गया है। जो खरोष्टी लिपि को है वो अरामेइक लिपि से उत्पन्न माना गया है, और अरामेइक जो है वो ईरानी लिपि है। तो एक खरोष्टी लिपि का भी जो है जन्म होता है। इसी प्रकार से भारत के पश्चिम प्रदेशों में चूंकि पारसिकों के प्रत्यक्ष शासन का प्रमाण मिलता है, इसलिए वहां पर जो कुछ भी अभिलेख लिखे गए वो खरोष्टी लिपि में लिखे गए या अरामेइक लिपि में लिखे गए हैं। इसी का ये प्रभाव है कि जो अशोक के अभिलेख हैं मनसेहरा और शाहबाज गढ़ी, ये दोनों खरोष्टी लिपि में लिखी हैं। इसी प्रकार से इन प्रदेशों की भाषाएं भी जो है वो फारसी भाषा से प्रभावित हो जाती हैं, अर्थात फारसी भाषा का भी प्रभाव पड़ता है।
या फारसी भाषा का भी मिश्रण हो जाता है। तो पारसी का आक्रमण के फलस्वरूप फारसी का शब्दों का प्रयोग होता है। राजा की जो अराजज्ञा होती है उसको दिव्य बोलते हैं, इसी प्रकार से लिखित शब्द को निपिष्ट बोलते हैं। ऐसे शब्द देश में प्रयोग होने लगते हैं। अगर अशोक के लिपि का हम अध्ययन करें तो उसमें ऐसे शब्द पाए गए हैं। इसी प्रकार से भारत में मौर्य शासकों ने, जो पारसी शासन के बाद आए थे, उन्होंने कुछ पारसी के कल्चर को या पारसी सभ्यता को भी अपनाया, अर्थात पारसी सभ्यता की भी नकल मौर्यों ने की है। पारसी सभ्यता जो थी, वहां के जो शासक थे वो दरबार में अपने केस का प्रक्षालन करते थे, अर्थात केस को दरबार में ही धोते थे। तो मौर्य लोगों ने भी इस चीज को पारसियों से नकल किया है, अर्थात मौर्यों ने पारसी राजाओं के शान शौकत और परंपराओं को अपनाया है। सम्राट के जो मौर्य काल में सम्राट के केस प्रक्षालन की प्रथा थी, जो सम्राट के जन्मदिन पर मनाई जाती थी, वो ईरान से ही प्राप्त की गई थी। इसी प्रकार से ईरान में एक दंड दिया जाता था जिसमें कि सर को मुड़ा दिया जाता था। ऐसे ही दंड का उल्लेख कौटिल्य के अर्थशास्त्र में और बौद्ध ग्रंथों में भारत में भी दिखाया गया है कि यहाँ पर भी कुछ दंड के स्वरूप सर को मुड़ा दिया जाता था। तो और ये भी माना गया है कि ये दंड है वो पारसी के आक्रमण या पारसी प्रभाव के कारण ही लिया गया है। चंद्रगुप्त मौर्य का पाटलिपुत्र का जो राजप्रसाद है उसमें भी काफी पारसी तत्वों को देखा गया है। उसके जो स्तंभ हैं महल के, उसके डिजाइन आज की प्रेरणा दारा के एक सत स्तंभ है उससे ली गई है, अर्थात जो ईरान में दारा का सत स्तंभ है उसका नकल मौर्य साम्राज्य में भी चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद में किया गया है। अशोक के शिलालेख में जो शासनादेश खुदवानी की शैली है वो दारा की शैली से काफी मेल खाती है। जैसे कि दारा की एक लेख में लिखा है, याति दारा बहु सच्चे छिए, अर्थात सम्राट दारा इस प्रकार से कहते हैं। जो ये शब्द मैंने बोला है इसका अर्थ है कि सम्राट दारा इस प्रकार से कहते हैं। यही चीज अगर सम्राट अशोक के शिलालेख में देखा जाए तो उसमें भी लिखा है, देवा नाम पियादास राजा आत, अर्थात देवताओं के प्रियदर्शी राजा किस प्रकार से या इस प्रकार से कहता है। तो जैसे कि वो सम्राट दारा इस प्रकार से कहते हैं, वैसे ही देवताओं के प्रिय राजा भी इस प्रकार से कहते हैं। इसको ये माना गया है कि पारसी के प्रभाव या पारसी के चीजों की नकल की गई। मौर्य राजाओं ने ईरानी सामंतों को अपने यहाँ सेवा में रखा था। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक ईरानी शासक तुसस्त या तुसास्प भी बोलते हैं, वो काठियावाड़ क्षेत्र का सामंत था। भारतीय मुद्राओं पर भी ईरानी आक्रमण का प्रभाव पड़ा है। भारत में कुछ ईरानी मुद्राओं का प्रचलन था। फारसी जो स्वर्ण मुद्राएं थी जिन्हें की डेरिक, और जो रजत मुद्रा थी जिसे कि सिगलोई या सेकल कहते थे, ऐसी ही मुद्राओं का प्रचलन भारत में भी हुआ है। इसी प्रकार से ईरानी स्त्रियों को भारतीय शासकों ने अपने अंगरक्षक नियुक्त किए हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंगरक्षक के रूप में महिलाओं की नियुक्ति किया था। ईरान ने भारत पर आक्रमण करके उसको सबसे बड़ी प्रेरणा दी कि पहले एक हो, एकता में बंध हो, अर्थात अगर एकता होती तो जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र पर ईरान कब्जा हुआ था वो न होता। इसी प्रकार से इनका जो युद्ध कुशलता है वो भी प्रसिद्ध थी, अर्थात वो भी भारतीय लोगों ने सीखी। ईरानी लोगों की युद्ध कार्य कुशलता और साहस ने उनको विश्व प्रसिद्ध किया है। जब
धर्मोपल्ली का या थर्मोपल्ली का युद्ध होता है तो भारतीय सैनिकों की मांग बढ़ने लगती है। थर्मोपल्ली के युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों की मांग बढ़ती है। तो इस प्रकार से कई ऐसी चीजें थी जिसका कि पारसी कल्चर में उपयोग हुआ है। मंत्री परिषद की जब सभा कक्ष में बैठक होती थी तो उस समय वहां पर पवित्र अग्नि को जलाया जाता था। पवित्र अग्नि जलाने की जो प्रथा थी वो ईरान में पहले से प्रचलित थी। तो ये माना गया है कि सभा कक्ष में मंत्रियों की बैठक में अग्नि जलाना भी ईरान से लिया गया है। पत्थरों पर पॉलिश करने की जो परंपरा है वो भारतीय लोगों ने पारसिकों से ही सीखी है, ईरानियों से ही सीखी है। पारसिक लोग जो है सिंधु नदी के तट पर रहने वाले लोगों को हिंदू कहते थे। पहले हमने बताया कि सा को वो हा बोलते थे तो हिंदू हिंदू कहते थे, और कालांतर में इसी के कारण संपूर्ण भारत का जो नाम है वो हिंदू शब्द से प्रचलित हो गया, अर्थात यहाँ के काफी निवासियों को हिंदू कहा जाता था। तो पारसिक आक्रमण का ये एक विशेष ऐसा प्रभाव था जिसके कारण जो है भारत पर काफी हद तक पारसिक लोगों का प्रभाव पड़ा, जबकि उनका शासन भारत के एक सीमित क्षेत्र पर ही था। अब हम आपको इसके साथ ही हमने आपको बताया था कि धर्मोपल्ली का युद्ध या थर्मापाइली का युद्ध क्या था जो कि भारत में नहीं हुआ था, उसके बारे में बताते हैं कि ये युद्ध जो हमने कहा कि थर्मापल्ली के युद्ध के कारण भारतीय सैनिकों की मांग बढ़ने लगी थी। तो ये युद्ध जो हुआ था ये मध्य यूनान, उत्तर और मध्य यूनान के थर्मापाइली नामक स्थान पर हुआ था, जो कि उस समय के प्रसिद्ध युद्ध मैराथन के 10 साल बाद लड़ा गया था। इस युद्ध में यूनानी योद्धाओं और फारस की सेना का आपस में शक्ति परीक्षण हुआ था, और इस युद्ध को फारस के राजा डेरियस के बाद जो जेरेक्सीज थे उन्होंने यूनान के एथेंस के राजा थेमोस्टोकेसिस से लड़ा था। इस युद्ध का जो कारण था वो ये था कि फारसियों ने इस युद्ध को यूनानियों पर जबरन लादा था। इस युद्ध में एक कारण मैराथन के युद्ध का हार था, और उस युद्ध के हार का बदला वो यूनानियों से लेना चाहते थे। फारस वासियों ने या फारस के क्षेत्र के लोगों ने इस युद्ध को, मैराथन के युद्ध की हार को लगभग 10 साल तक याद रखा था, और उन्होंने अपने राजा जेरेक्सीज के समय में इस युद्ध की भरपूर तैयारी की थी। इस युद्ध की तैयारी के लिए फारस की सेना ने लगभग 3 लाख सैनिकों की भर्ती की थी। 3 लाख सैनिकों की विशाल सेना के साथ फारस के राजा जेरेक्सीज ने यूनान के चप्पे चप्पे को रौंद डाला था, और उसने ये फैसला कर लिया था कि यूनान को अपने बेड़े में या अपने क्षेत्र में शामिल कर लेना है। लेकिन इसी समय यूनान के छोटे बड़े सभी राज्यों ने तेजी से अपना एकता का परिचय दिया। इसलिए इस युद्ध को धर्मोपल्ली का युद्ध भी कहते हैं, कि जिसमें यूनान के जो सभी राज्य थे आपस में लड़ते रहते थे, कई छोटे छोटे प्रांतों में बटे थे, लेकिन जब उनके ऊपर फारस ने इस युद्ध को जबरन थोपा तो वो तेजी से एकजुट हो जाते हैं। फारस का जो राजा होता है जेरेक्सीज, वो 3 दिन की लंबी यात्रा के बाद जो है अपने जहाजी बेड़े के साथ पहुंचता है, और उस समय वो अपने 1 लाख सैनिकों के साथ सबसे पहला आक्रमण एथेंस क्षेत्र पर करता है, जो कि यूनान का क्षेत्र है। यूनानी राज्य के योद्धाओं ने फारस की सेना के बल और संख्या को कोई अहमियत नहीं दिया, और उन्होंने अपने शौर्य और युद्ध कला के बल पर पारसियन सेना या फारस की सेना को जो है मुकाबला करने का फैसला किया। जबकि फारस की सेना 3 लाख लोगों के साथ युद्ध करने गई थी और यूनान के पास इतनी सेना नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये माना कि चाहे जितने सैनिक हों, हमको इनकी संख्या बल पर नहीं जाना है और इस युद्ध को इनसे लड़ना है। स्पार्टा के राजा लियोनाइड प्रथम ने अपनी बढ़ती हुई सेना जो उसके राज्य की तरफ पार्सियन सेना आ रही थी उसके मार्ग को रोक दिया।
स्पार्टा की सेना के आसपास के सैनिकों ने भी उसका साथ दिया और पहले ही दिन स्पार्टा के सेना ने फारस की विशाल सेना को पूरे दिन भर की लड़ाई में एक भी इंच आगे बढ़ने नहीं दिया। ये देखिए कि ये इस युद्ध ने एकता को कितना दिखाया है, एक देश की एकता को। जबकि अभी आप भारत का इतिहास पढ़ोगे तो आपको यहाँ की भी दिखाई पड़ेगी कि मतलब किसी युद्ध में कोई एकता नहीं हुई। लेकिन देखिए फारसवासियों का यूनानियों ने, एक छोटे राज्य ने कैसे मुकाबला किया था। स्पार्टा की सेना ने फारस की विशाल सेना को एक दिन तक रोके रखा। इसी के अगले दिन भारत मतलब स्पार्टा की सेना को सहयोग देने के लिए जब सेनाएं नहीं आ पाई, लेकिन पार्सियन सेना के जो 3 लाख सैनिक थे वो आ जाते हैं और इस युद्ध में बाद को स्पार्टा को पराजित होना पड़ता है। लेकिन इस युद्ध में स्पार्टा के 300 सैनिक, 700 सैनिक थेस्पियन के और 400 सैनिक थेबस राज्य के शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं। इसके अलावा अनेक छोटे छोटे क्षेत्र के यूनानी योद्धाओं को भी अपना बलिदान देना पड़ता है। स्पार्टा को हराने के बाद पारसीक सेना दुगने उत्साह के साथ अपनी सेना को टुकड़ियों को बांट करके तेजी से यूनान पर आक्रमण करती है और वो बायोक्टिया और एथेंस को भी जीत लेती है। इस प्रकार से यूनानी योद्धा अपने सीमित संख्या बल के पर लड़ने को तैयार होते हैं, जिसमें कि 5200 हेरोडोट्स और 7000 डायोडोरस तथा 11200 पायोसेनियास सैनिक जो है युद्ध की कमान लेकर के धर्मोपल्ली के युद्ध में पार्सियन सेना से मुकाबला करते हैं। 3 लाख के सापेक्ष लगभग ये 22-23 हजार की यूनानी सेना शामिल होती है। लेकिन यूनानी योद्धाओं ने कम सेना होने के बाद भी पूरे उत्साह के साथ वो पार्सियन सेना से युद्ध लड़ते हैं। लगभग अपने से 12 या 13 गुनी सेना से वो युद्ध करके पार्सियन सेनाओं की इतनी संख्या बल को न देखते हुए उनकी लाशों को बिछा देते हैं। इस प्रकार से इस युद्ध में पार्सियन सेना के 3 लाख सैनिकों में लगभग 70,000 सैनिक मारे जाते हैं, जबकि यूनान के 22,000 सैनिकों में मात्र 4,000 सैनिक मारे जाते हैं। इस युद्ध के इतनी बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को मरता देख करके फारस का जो या पार्सियन जो राजा जेरेक्सीज होता है वो युद्ध भूमि से अपने कदम को हटा लेता है और किसी तरह से वो अपनी बची सेना के साथ भागता हुआ अपने युद्ध पोत तक पहुंचता है। फारस की तरफ लौटते समय वापसी में भी पार्सियन सेना को जगह जगह पर यूनान में काफी क्षति पहुंचती है। वापसी के समय पार्सियन सेना के काफी सैनिक भूख से, बीमारी से रास्ते में ही मारे जाते हैं। प्राचीन और आधुनिक दोनों इतिहासकारों ने पार्सियन सेना की इस भीषण नरसंहार को पार्सियन सेना की भयानक भूल बताया है और ये भी बताया है कि यूनानियों ने राष्ट्रभक्ति और शौर्य और एकता का एक उस समय का एक